ओके, गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है लगभग हमने कवर कर दिया था विश्व तल स्थित बिंदुओं के लिए निरक्षीय स्थित, जो हमारे कल के जो वीडियो में नहीं है वो सारी चीजें हमने कवर कर दी। निरक्षीय स्थित में क्या रहा हम लोगों का कि बेसिकली देखा जाए तो दो पिंड अलग अलग जोन में रखे हुए हैं, उन्हीं में से आवेशों का आदान प्रदान किया जाता है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये है, जब भी हम आवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा तो उसमें कुछ न कुछ बल बनेगा, अब बल लगेगा तो उसमें कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होगी। जब तक प्रकृति में भी ये चीज होती है, प्रकृति में जब तक दो लोगों का किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से जब तक दो आपस में संघर्ष नहीं करते, जब तक दो आपस में प्रक्रिया नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, टकराते नहीं है, तब तक तीसरे का जन्म नहीं होता, चाहे कोई भी चीज हो। आवेश में तब दो आवेश आपस में प्रक्रिया नहीं होगा तब तक तीसरा जन्म नहीं। कुछ न कुछ तो होगा। आवेश उत्पन्न करना तो दो लोग हैंड्स से रबिंग करेंगे तो क्या हुआ, आवेश हुआ, तो आपका दो क्या हुआ, हथेली। तो दो हथेली के बाद उसमें तीसरा प्रक्रिया क्या हुई, रबिंग करना, तब क्या होगा, आवेश तो यही है। हम खूब सारा घर्षण जरूर कर दे, एक समय बाद उसमें क्या होगा, जलने लगेगा, और जब जलने लगेगा तो क्या होगा, यहां से कुछ न कुछ आवेश उत्पन्न होगा। और जो आवेश उत्पन्न भी होता है मान लो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक जगह होता है, उसका एक क्षेत्र होता है। वही हम क्षेत्र यहाँ पे विद्युत बिजली की केस में भी वही सेम है। ये जो बिजली जन्म ले रही है तो बिजली कैसे जन्म लेगी भाई, अगर हम जल के द्वारा बिजली बनाते हैं टरबाइन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जल काफी हाइटेड से आया, टरबाइन के ऊपर किया, जब टकराव में टरबाइन चल रही, वहां से जल आ रहा है, टरबाइन का तो दोनों प्रोसेस हुआ, एक आवेश उत्पन्न हो, और वही आवेश को हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से खींच रहे हैं। हमको सिर्फ पानी क्या, हम पानी ले रहे हैं, अब तो बिजली ले रहे हैं। बिजली कैसे आ रही है, आवेश ही में बन रही है, उसी आवेश को सप्लाई कर रहे हैं, और सप्लाई कर रहे हैं वहां पे कोई एक उस आवेश को स्टोर करने के एक स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं जहां पे सारा आवेश इकट्ठा हो रहा है। डिपेंड करता है कितना बड़ा टरबाइन है, कितना बड़ा क्षेत्र है, जितना बड़ा आवेश होगा उतना ज्यादा क्षेत्र बनेगा। पिंड इतना बड़ा है तो उसका आवेश मान इतना होगा, पिंड बहुत बड़ा है उसका आवेश का क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आज जो पढ़ेंगे द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। दो ध्रुव होते हैं, हमने पढ़ चुका है, अच्छी निरक्षी पढ़ लिया, डाइपोल हमने पढ़ लिया। तो द्विध्रुव है उनकी क्या सार्थकता है, उनकी वैल्यू क्या है, भौतिक अवस्था में उनकी क्या मानक वैल्यू है, किसकी, द्विध्रुव की। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव। अब दो ध्रुव का मतलब कोई दो पिंड होंगे, प्रकृति में जिक्र कर रहा हूं, प्रकृति जब तक दो नहीं होंगे तब तक तीसरे का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकांश अणुओं में धाराएं तथा बिना आवेशों के केवल एक ही स्थान पर, बिल्कुल ठीक कहना है। अगर सपोज करो जरा पावर के हिसाब से बात करें तो मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारी पल्स रेट से देखा नसें पतली पतली, वो नसें वो पल्स हर इंसान के बॉडी में होंगी, यस। अब मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों के पल्स वही है, उनका प्रोसेस वही है, सांस लेने का प्रोसेस है, लाइफ स्टाइल करने का प्रोसेस वही है, पर ब्लड अलग क्यों हो जाता है, ब्लड वही है। आप ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल आप बता सकते हैं, ऐसे करो तो आपको पॉसिबली ये नस मिलेगी, ठीक, पर उस नस के अंदर किसी का एक पॉजिटिव किसी का नेगेटिव चलता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम समझे तो जो आवेश होता है, जो आवेश होता है, मतलब आवेश से मतलब कोई नहीं कोई अणु मतलब कोई पिंड। अब उस पिंड में क्या होगा, तो धन होगा या तो नहीं होगा, और धन होगा तो कहां पे होगा,
ध्यान भी होगा तो केंद्र बिंदु से होगा, अर्ध भी होगा तो केंद्र बिंदु। मतलब सार्थकता कितनी है भौतिक में उसकी बात करें। पहला ये है कि अधिकांश अणुओं में ध्यान आवेश ऋण आवेश के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, दोनों का जो केंद्र बिंदु है एक ही स्थान पे होता है, इसलिए इनके द्विध्रुव आव्यूह शून्य होते हैं। मतलब जब दोनों का केंद्र बिंदु एक ही व्यवधान में हो, जब इनका केंद्र बिंदु सेम होंगे तो दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे है, और जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे मतलब शून्य आवेश में आ जाएगा। तो दोनों का जो केंद्र बिंदु है, दोनों की जो वैल्यू है वो लास्ट में क्या हो जाए, शून्य हो जाए। सब दूसरे एग्जाम्पल, एक मान लो 5 किलोवाट या 5 ओम का आवेश है एक पेट और एक 0 का, ठीक है, मतलब वो आवेश को भरा है। तो जब उसके पास ले जाएंगे 5 वाला तो ऑटोमेटिक उसको पूरा दे देगा, तो एक का शून्य होगा तो लास्ट में क्या दोनों शून्य, एक तो एक होगा। दूसरा मानो, दूसरा कि एक का पिंड जो है केंद्र बिंदु में आवेश है, दूसरे में भी ऋण आवेश है, एक में धन है एक में ऋण, तो धन और ऋण क्या हो जाएंगे आपस में, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे भाई। अपन हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, केंद्र 0 है जिसकी हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। मान 1 में +1 और 1 में -1, तो लास्ट में क्या होगा, वही कमानी होगा क्या, ठीक। तो उसकी सार्थकता कितनी कहलाएगी, 0 के बराबर, वही कह रहा है। पर कंडीशन है, कुछ अणुओं में धन तथा ऋण आवेशों के केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती मतलब समान, संपाती मतलब समान होते। कुछ पेड़ में, कुछ अणुओं में जो आवेश एक समान नहीं है, तो जब एक समान नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, किसी में 5 है और किसी में 2, कोई एक 5 का धन है या जो भी है और किसी 2 का धन है, तो क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, मैथमेटिकल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बात रखते हैं, ये तो कंडीशन होगा समान हो, केंद्र बिंदु 2 पिंड भी, इसमें ये है इसमें ये है, लास्ट में क्या मिलेगा, शून्य। पर मानते हैं कि कुछ ऐसे पेड़ हैं हमारे बेटा, पिंड भी मान लो किसी एक में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। 3 में मान लो चलो और 5 है, इसमें हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, हमने तो बना सबको जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, शून्य लगेगा, कोई ना कोई तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यस है ना, क्या आ जाएगा पक्का, 2 -2 श्योर, और अगर ऐसा होगा माइनस, क्योंकि बड़ी है तो माइनस करता है लॉजिकल, ठीक है। तो ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये हमारी नहीं थी, मैं एक पॉइंट को लेकर कर रहा हूँ, इसलिए कि आपने कुछ ही सेट हो, क्या कहता है, परंतु कुछ अणुओं में धारा आवेश तथा ऋण आवेशों के केंद्र संपाती नहीं होते, एक जैसे बराबर नहीं होते हैं, उस स्थिति में आता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी उनका अपना स्थायी विद्युत आवेश होता है। अगर हम पाते हैं तो क्या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति भाई बात है, समान आवेश बनेगा, आवेश वाला क्षेत्र बनेगा, तो मान लो जब केंद्र बिंदु का मान अलग अलग होता है, तो जब अलग अलग होता है, तो जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहे, ना भी रहे, तब भी उनका अपना कुछ न कुछ प्रभाव रहता है, प्रभाव रहता है, इनका अपना स्थायी विद्युत आवेश होता है। इस भाई मेरे पास तो मान लो मेरे बैंक में 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए है, तो मेरे आपके पास मान लो 10,000 है, तो चाहे कोई भी खर्चा हमने साइड पे कर दिया, क्योंकि बैंक से नहीं बना पैसा नहीं निकला, तो मेरा तो बैलेंस तो ऐसे का वैसा है, मैं
मान लीजिए आओगे अभी मेरे बैंक में तो 50,000 है कि मान को लेकर जाओ, वो तो वो सारी चीजें तो ठीक है ना, वो ऐसे है। ठीक उसी प्रकार समझे विद्युत क्षेत्र बन गए जलवा रहे, लेकिन उनका प्रभाव जो उनके पास है, उनकी जो संपत्ति है आवेशों की, जो वैल्यू स्थायी बिल्कुल प्राप्त होता है, इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। प्रश्न आता है ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं? तो ध्रुवीय अणु क्या है? जब अधिकांश अणुओं में धन अवयव आवेश का समावेश होता है और जब दोनों समान होते हैं तो उनका केंद्र बिंदु शून्य हो जाता है। किंतु कुछ स्थितियों में कुछ अणुओं में आवेश एक समान नहीं होता, समानुपाती नहीं होता, समान आवेश का नहीं होता है। उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र यदि रहे या न रहे उससे कोई वो नहीं है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी उन अणुओं का स्थायी विद्युत आवेश होता है, स्थायी विद्युत आवेश होता है। और इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु का मतलब क्या होता है? ऐसे अणु जो पहले से ही ध्रुवित हो, ऐसे अणु जो पहले से ही चार्ज, एक जिसके पास बैटरी 0 रुपए है, 1 रुपए भी नहीं माइनस उसका खाता है, और एक बंदा ऐसा एक भाई जिसके पास 0 रुपए है और एक भाई जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, तो वो सबसे ज्यादा 4 करोड़ दे जाएगा। 1 करोड़ वाला दाम और महंगा 1 करोड़ वाला। तो ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट वही बन रहा है कि ध्रुवीय कण जो अणु है वो ध्रुवीय होने के मतलब आवेशित रहेगा। एग्जाम्पल H2O, H2O, अब देखो हाइड्रोजन में कितना, ऑक्सीजन में कितना, 1 नहीं है, दिखता 1 है। तो अपना इनका स्थायी है कि नहीं है? दोनों में क्या समानता है? नहीं है। तो इस प्रकार का विद्युत भौतिक शास्त्र में अपने आधार तीन प्रश्न भी आ सकते, तो प्रश्न आ सकते हैं। विद्युत भौतिक शास्त्र का क्या समझते हैं आप ये भी लिखना है। एग्जांपल आपसे आ सकता है ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं 2 नंबर में, तो आपको ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया। अगला है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव का शब्द दिया है तुरंत दिमाग वाला 2 बिंदु होंगे, मिनिमम 2 बिंदु होंगे। एक समान, एक ही समान, एक ही रेखा में, एक ही क्षेत्र में, एक ही उनका दिशा हो, 2 बिंदु रखे हुए आमने सामने, एक समान। और जब एक समान में रखे हैं तो उसको कहेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तो यहाँ देखो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इनकी रेखा क्या है? एक समान। अब वो पोजीशन नहीं है, ऐसा है तो जगह पे ऐसा हो, सीधे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मान लेते हैं एक में धन आवेश है, एक में ऋण आवेश। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे इसमें समझ में आ गया तो क्लियर हो जाए। एक में धन आवेश है, एक में ऋण आवेश है। धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण इसका क्षेत्र बना, ऋण आवेश के कारण इसका क्षेत्र बना। समझ में आ गया? 2 चीजें हैं, इसमें धन है, इसमें ऋण है। धन वाला ये बना, ऋण वाला ये बना, कोई डॉक्टर। अब क्या हुआ? जब 2 बिंदुओं के बीच में अलग-अलग आवेश है, प्लस क्यू माइनस क्यू, समान क्षेत्र में ही क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो क्या हुआ? माइनस क्यू के कारण ये आवेश बन जाएगा, प्लस क्यू का आवेश क्षेत्र ये बना, क्षेत्र है। और यहां से जो क्षेत्र बना, ये जो दिशा बनने में क्या है? बिल्कुल क्षेत्र है ई, तो दोनों को पूरा आउट करके ई निकालना। अब जाहिर सी बात कि 2 दूसरा तो अलग-अलग दूरी में बैठे हैं, तो उनका कोई जो डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 से 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 इंच, 2 डिवाइड है, इतने क्षेत्र को रखे हुए। अगर 2 किलोमीटर का होगा उदाहरण के लिए, तो मतलब कि पिंड की जो वैल्यू है वो 2 किलोमीटर लाइन होगी, 2 किलोमीटर लाइन होगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है।
हो सकता है कि बहुत बड़े ट्रेन होंगे, बहुत बड़े विशाल ट्रेन होंगे, तब तो उसका भी होगा। जैसे आप देखो सर्विस लाइन में जाके टायर बदलना है, दो चीजें सोचना, जो हाई प्रेशर की वायर जाती है वो एक अलग जोर से जाती है, उसका एक आवेश अलग है। अब वही हायर जोर की जो हाई प्रेशर वायर है वो कहीं ना कहीं एक ग्रिड में जाती है, कोई ना कहीं जहां पावर हाउस होता है, पावर हाउस चलेगी और एक छोटी ग्रिड में जाएगा। तो जितना आवेश हमको लेना है, मान लो तो हमारा केवी 11 केवी में काम हो जाता है, 11 केवी की तार हमको संचालित करना है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले सारा का सारा वो डिस्ट्रीब्यूशन से पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात छोटे छोटे पावर ग्रिड में जाएगा, जहां जहां पावर ग्रिड बने जैसे करके बिजली इसको हम लेते हैं, वहां से क्या वो 11 केवी की तार या 11 केवी के पैनल के माध्यम से वो आवेश को फिर आगे पहुंचाया जाता है। आप सोचो यदि हाई टेंशन का जितना भी वोल्ट है वो डायरेक्ट ग्रिड में आ जाए तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, आवेश का फर्क पड़ेगा, आवेश में प्रॉब्लम आएगी, आवेश जो विलक्षण बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू पे जितना पेड़ होगा उतना क्षेत्र बनेगा, प्लस क्यू ये बन रहा है क्षेत्र माइनस क्यू ये। इन दोनों पेड़ों की बीच की दूरी है वो ये है, और इसके अनुलंब इसके अनुलंब भी ये अनुलंब बिंदु क्या है P। अब चूंकि यहां से यहां तक कुछ ना कुछ दूरी हो गई तो मानते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है 2a है, 2a। तो जब यहां से यहां तक की दूरी 2a है, 2a है, आधा इसका होगा, आधा इसका होगा, तो a इसका होगा, a इसका होगा, तो क्या हो गया 2a बन गया। कोई डाउट? और क्या हुआ, ध्यान रखना, चूंकि यहां पे लंबा करते हैं, लंबा है हम की भी आधा दूरिया लंबा है, तो क्या क्यों लंबा है, क्योंकि प्लस का इशारा है माइनस का ये जाएगा, पूरा पूरा कवर करेगा, पीछे से बनेगा ये यहां से यहां तक पूरा एक क्षेत्र लगेगा। अब यदि हम उसी क्षेत्र की बात करते हैं तब क्या होगा, इससे थीटा को बढ़ो, इससे भी कोण की ओर बढ़ना, तो थीटा थीटा को बड़ा मतलब साइन थीटा है, साइन थीटा ये साइन थीटा है, क्योंकि अल्फा को तो साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव है, बाकी यहां भी कुछ नहीं जाना, चित्र में जा रहा ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जब दो आवेश रहेंगे, जब दो आवेश रहेंगे तो उस स्थिति में यदि दो आवेश मौजूद है उदाहरण के लिए, दोनों विपरीत दिशा में है, क्यों होगी विपरीत दिशा, क्योंकि बल लग रहा है, भले प्लस है एक माइनस है, एक क्षेत्र आवेश वितरण हो रहा है, एक क्षेत्र बन रहा है, आवेश वितरण हो रहा है, एक क्षेत्र बना, क्षेत्र बना मतलब उस क्षेत्र में ही आवेश बनेगा, उस क्षेत्र से बाहर आने जाओ तो आवेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, पर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में दोनों आवेश रखते हैं और जिसका वितरण दायरा हो गया, रेडियस हो गया, उस क्षेत्र में एक बल की अध्यारोपित हो रहा है, प्लस वाला तरफ लग रहा है, माइनस वाला लग रहा है, प्लस वाला अलग लग रहा है, माइनस वाला लग रहा है, और दोनों को क्या कर रहे हैं, या तो खींच रहे हैं, अगर प्लस प्लस होंगे तो भागेंगे बाहर करेंगे, और प्लस माइनस होंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे, लॉजिक समझ आ रहा है, प्लस प्लस होंगे तो अलग करेंगे, माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे को बाहर करेंगे, पर डिफरेंट डिफरेंट दोनों क्या करेंगे अंदर करेंगे, क्यों अंदर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सजाती होते हैं वो भगाते हैं और विजाती अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो बल लगा है वो दो बल लगा है, एक बल उसमें लग रहा है, एक बल यहाँ भी लग रहा है, और इसी को कहते हैं बल योग, इसी को क्या कहते हैं बल योग कहते हैं।
तो वैल्यू कहता है किसी वैल्यू द्विध्रुव को एक समान वैल्यू छेद में लगने पर वैल्यू ध्रुव पर एक वैल्यू को पार करने लगता है। जो हमने पूरी कहानी कही थी वो सारी कहानी सुनाते हैं। इसी वैल्यू ध्रुव को एक समान वैल्यू छेद में लगने पर वैल्यू ध्रुव पर एक बंध को पार करता है। बंध का मतलब होता है एक बंध का मतलब जोड़ा, तो दो बंद नहीं, प्लस का अलग रहेगा माइनस का अलग रहेगा। समझ आया? यह वैल्यू के क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ये बात तुमने क्या करता है, यहाँ पे लगेगा तो ये इसके साथ जब संबंध रहेगा तो वहां पे लगेगा तो उसके संरेखित करेगा। तो दोनों का ये डायरेक्शन है, ये मतलब क्या यहाँ से आया मतलब कोई डाउट? तो वैल्यू को कहते हैं, इसे प्रत्यानयन वैल्यू को कहते हैं। तो ये क्या कहता है, एक दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है कि दोनों की दिशा क्या हो सकता है, एक दिशा में हो। वो बात कहता है इस दिशा में वो कहते हैं इस दिशा में अगर पास पास में जो अलग ये इकट्ठा करेंगे इनकी दिशा लिखी है क्योंकि वो एक दिशा में लगाना है सब कुछ। ट्रेन का पहिया, ट्रेन का डिब्बा और इंजन देखिए जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ट्रेन एक रहा था डिब्बे और ये जाता है और जैसे नजदीक पहुंचता है उसमें चुंबक लगा, उस चुंबक की छेद आपको चक्कर मिलेगा तो उस चुंबक का जो छेद होगा जैसे उस छेद में दोनों लगाते हैं तो दोनों डिफरेंट एक अनावेशित है जो खड़ा साथ वो अनावेशित है और एक आवेशित है। दोनों का जोड़ अलग है, एक धन विचार नहीं होगा और जैसे जाके दोनों के रखते हैं और यदि दोनों सजाते हुए क्या होगा बाहर करेंगे तो यहाँ पे बाहर नहीं करना, दोनों को अंदर एक ही दिशा में लाने का प्रयास करना, एक ही दिशा में लाने का प्रयास करना, प्रयास करना और जब प्रयास करना तो कौन बोलेगा कोई डाउट? तो जब प्रत्याशित होता क्या पूछ सकता है, जब दो पिंड एक ही दिशा में एक दूसरे को खींचते हो, एक दूसरे को आकर्षित करते हो, एक दूसरे को एक ही दिशा में लाने का प्रयास करते हो, समझ में आया? माना एक वैल्यू एक समान वैल्यू तीन वैल्यू से थीटा को बनाना चित्र में देखते हुए बनाना तथा बिंदु के आगे प्लस q और माइनस q है, ये भी इनको पता है। इनके बीच की दूरी हमें ये हमने डिस्कस कर लिया। तब आघूर्ण का अनुमान बाली को करना तो बाली को की दूर बनते टाउ से याद रखना इस तरह t जैसे बनेगा कि t ले लेगा टाउ पर यहाँ करने का इस तरह से सरल तरीका है टाउ 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 टाउ। तो जब वैल्यू को आघूर्ण करना और आघूर्ण का परिणाम निकालना तो मानते हैं कि सिंगल वेरिएबल होता है टाउ। तो टाउ बराबर क्या होता है, तो भैया टाउ बराबर होता है q into e, ये सूत्र है। टाउ बराबर q into e, q है आवेश, e है छेद, आवेश into विद्युत छेद, आवेश into विद्युत छेद, आवेश का गुणनफल विद्युत छेद, आवेश का विद्युत छेद का गुणनफल सीधे सीधे और क्या into 2a sin थीटा, sin थीटा ये sin 2a पूरा डिस्टेंस हुआ और ठीक पूरा इससे करेंगे sin थीटा करेंगे, इससे करेंगे sin थीटा करेंगे, एक समान को इक्वल तो क्या होगा टाउ में sin थीटा वो हम समझ में आगे क्या इनको मल्टीप्लाई करके तो हो रहा है 2q e और e sin थीटा तीन और तीन पांच कर दिया। कोई डाउट? मुझे पता है आघूर्ण का मान कितना होता है p equal to 2qa, 2qa ठीक है 2qa तो 2q इधर क्या है और e sin थीटा लिखा भी है। कोई डाउट? तो टाउ की बराबर क्या होगा, टाउ की बराबर होगा p
फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर और e sin p वेक्टर और sin वेक्टर। बोलो समझ में आया? पक्का भूलेगा? आगे बढ़ते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश मतलब एक समान आवेश का वितरण, वितरण मतलब बांटना। सतत आवेश का मतलब एक समान आवेश में को बांटना। ये ठीक है, बांटना है तो किसको बांटना? आवेश को बांटना। तो कहां बांटना? एक क्षेत्र में। आवेश को तो एक क्षेत्र होगा, तो कैसे बांटेगा? कोई ना कोई माध्यम होगा, या तो तार होगा, डब्बा होगा, टुकड़ा होगा, कोई आयतन होगा। तो उस आयतन में कहना है सतत आवेश का मतलब कि आवेश को एक समान धारा में बांटना, आवेश को भेजना, आवेश को बहाव करना। समझ रहे हैं? अब एक समान सतत का मतलब होता है ऐसा नहीं। अभी आवेश चला है 5 मिनट बाद फिर आवेश है, 10 मिनट बाद फिर एक आवेश है, रुकती नहीं। अगर आप पानी का बटन दबाते हैं बोल के लिए मशीन में चालू करते जब पानी निकलता है तो क्या ऐसा एक बार गया एक बाल्टी थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बाल्टी? नहीं ना, एक समान था। जब तक उसको भेजना तो एक समान है। तो धारा में क्या है? बिजली क्या है? बिजली का ही कहानी कुछ ऐसा है बेटी कि बिजली कहती है कि जब कोई आवेश या क्षेत्र मान लो ये आपका कोई माध्यम है, बिजली जाएगी तो एक समान जाएगी। ये नहीं कि बिजली ऐसे जा रही है फिर ऐसे नहीं होता। थोड़ी देर बाद फिर हम क्या या फिर ऐसे गया ऐसे फिर यहाँ पे चालू है तो ये गाड़ी आवेश में ना खुलेगी। तो आवेश मतलब समझ लो बिजली। बिजली क्या होता है? एक समान लाइट आ रही है मतलब एक तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। देखो जैसे लाइट चलेगी और लाइट दोबारा घर के जितने इक्विपमेंट है आपके, एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब ले लो, क्या सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं? पक्का अंदाज ना, ये प्रैक्टिकल करके बल्ब चालू कर लेना 2-3 कमरों की, ठीक, और फिर देखना जैसे लाइट आती और जाती है कि बल्ब क्या एक साथ जलेगा कि कुछ डिफरेंस है? नहीं, पहले एक जलेगा सेकेंड नहीं, नैनो सेकेंड। तो सेकेंड नहीं कहेंगे, नैनो सेकेंड कहेंगे। नैनो सेकेंड से भी कम समय लगेगा। ऐसा नहीं होता बेटे, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल बात है, टीचिंग के मतलब से जब मान सकते हैं हमारे पास कई बल्ब हैं तो बिजली की सप्लाई यहाँ से पूरी पहले है ना, तो सबसे पहला इसमें क्या होगा? ऊपर मान लो यहाँ पे, तीसरा मान लो यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, तो कैसे तो आएगा? कैसे ही आएगा? इनका सही आएगा। अब यदि हम मान करते हैं एक बाटी को धोने, सबसे पहले आवेश यहाँ पे आया तो आवेश इसको ज्यादा करेगा कुछ समय नैनो मीटर मतलब कर सकते हैं, पिको सेकंड कर सकते हैं, पर जब हम देखा यहाँ पे है, यहाँ पे तो जब एक बार जब हो गया पानी में प्रवाह हो क्या हुआ? संतत। इसे कहते हैं संतत रेखी। देखो बात बोलता समझ में आ रहा तो मानते हैं ये 3 प्रकार से होता है। आवेश वितरण 3 प्रकार से कर सकते हैं यदि हम बात करते हैं। एक है रैखिक आवेश, मतलब सीधी रेखा। एक है पृष्ठीय आवेश, कोई नामक पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ में हम
आवेश का वितरण करें। और एक है आयतन आवेश, कोई निश्चित आकार होगा, उस आकार में आवेश का वितरण। तीनों जगह आवेश का वितरण करके हम यहाँ पे आवेश का वितरण प्रोसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके आगे हम स्टार्ट कर लेंगे, इतना अभी फिलहाल दिमाग में रखते चलिए। और कल का होगा रहेगा अच्छी नहीं अच्छी पूछूंगा, मतलब मंडे को जब भी आप मिलोगे तो अच्छी पूछेंगे, ठीक।